आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रट रट कर थक चुके हैं तो अब वक्त आ गया है स्मार्ट लर्निंग का। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देता है। जी हाँ, पंचायत और नगर पालिकाओं के अनुच्छेद। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हम सबने वो पल महसूस किया है जब एग्जाम हॉल में भारी भरकम मोटी मोटी किताबें दिमाग पर एक अजीब सा बोझ डाल देती हैं और उस प्रेशर में ये लंबी लंबी लिस्टें अक्सर दिमाग से उड़ जाती हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मिला दिया जाए तो सफलता की मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। सोचिए वो पुराना तरीका कितना थका देने वाला है ना, जहां हम 16 बेहद जटिल पंचायती राज और नगर पालिका अनुच्छेदों को बस आंख बंद करके रटने की कोशिश करते हैं। उसकी जगह आज हम एक बिल्कुल नया और गजब का असरदार तरीका अपनाएंगे। एक ऐसा स्मार्ट मेमोरी मैट्रिक्स जो विजुअल निमोनिक्स की मदद से सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। आप चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के इस सफर का एक मेंटल मैप सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द स्मार्ट वर्क अप्रोच, फिर पंचायती राज के अनुच्छेद ए से ओ तक, उसके बाद नगर पालिकाएं पी से जेड जी तक, और आखिर में हम समझेंगे इसके पीछे का याद रखने का विज्ञान। बस इस ढांचे के साथ यह मुश्किल टॉपिक एकदम हलवा हो जाएगा। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, द स्मार्ट वर्क अप्रोच, यानी रटने की आदत को छोड़कर कॉग्निटिव साइंस का असली इस्तेमाल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा, तो इस पूरे जादुई फ्रेमवर्क का जो सीक्रेट है वो है निमोनिक्स। ये एक ऐसी शानदार तकनीक है जहां हम अंग्रेजी के बोरिंग अक्षरों को सुनने में एक जैसे लगने वाले मज़ेदार हिंदी शब्दों और विजुअल्स के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करने से ये मुश्किल जानकारी दिमाग में एकदम लंगर की तरह अटक जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पंचायती राज ए से ओ तक, और यहाँ हम बुनियाद रखेंगे। इसे किसी रटने वाली लिस्ट की तरह मत देखिए, इसके बजाय इसे एक पूरा गांव बसाने की कहानी की तरह सोचिए। तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब किसी भी सिस्टम की नींव कैसे रखी जाती है? सबसे पहले नियम बनते हैं, राइट? तो अनुच्छेद 243 बेसिक परिभाषाएं तय करता है। फिर असली खेल शुरू होता है 243 ए से। ए से हमारी ट्रिक है आम सभा। इमेजिन कीजिए गांव के लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे पंचायत के लिए जुट रहे हैं। फिर आता है 243 बी। बी का मतलब है बनाना, यानी बिल्ड करना। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर रंग बिरंगे ब्लॉक्स की तरह 3 स्तरीय पंचायत का ढांचा बनाना। देखिए कितना लॉजिकल है। अब जब ढांचा बन गया तो हमें उसका एक नक्शा या ब्लूप्रिंट चाहिए। यहीं आता है 243 सी, जहां सी से है कॉम्पोजिशन, यानी संरचना। ये एक नीले रंग के पजल की तरह है जो बताता है कि राज्य अपने हिसाब से ये ढांचा कैसे सेट करेंगे। इसके बाद है 243 डी, और डी से हमारा मजेदार शब्द है दबदबा। सोचिए एक शानदार वीआईपी कुर्सी है जो एससी, एसटी और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को दिखाती है। फिर आता है 243 ई, जहां ई से साउंड करता है ईयर, यानी साल। एक बड़ा सा कैलेंडर दिमाग में रखिए जो तय करता है कि ये पंचायत पूरे 5 साल चलेगी। पर जरा सोचिए, अगर उस कुर्सी पर कोई ऐसा इंसान बैठ जाए जो योगी ही ना हो। यहीं पर एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम स्टिंग सामने आता है। नंबर 21, अनुच्छेद 243F, जहां F का सीधा सा मतलब है फेल या फ्रॉड। एक बड़ा सा लाल स्टैंप इमेजिन कीजिए। अगर कैंडिडेट की उम्र 21 साल से कम है तो वो चुनाव के लिए सीधा फेल है। एग्जाम के नजरिए से इस आंकड़े को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब सही लोग चुनकर आ गए हैं, पर काम करने के लिए पावर भी तो चाहिए। वो मिलती है अनुच्छेद 243 जी से। जी माने गजब की पावर। पंचायतों को कृषि, सड़क जैसे 29 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लेने का अधिकार है। इसे मजबूत बाइसेप्स की तरह विजुलाइज कीजिए। ये सच में 29 विषयों वाली एक गजब की पावर है। पावर तो मिल गई, पर बॉस बिना पैसे के कोई सिस्टम कैसे चलेगा? तो 243 एच, एच से याद रखिए हफ्ता वसूली। जी हां, टैक्स लगाने का अधिकार। इसके बाद 243 आई, आई से इनकम, जिसके लिए हमारा राज्य वित्त आयोग है। अब जहां पैसा है वहां चेकिंग भी जरूरी है, तो 243 जे, जे से जांच यानी ऑडिट। एक मैग्नीफाइंग ग्लास सोचिए जो खातों की जांच कर रहा है। और फिर 5 साल पूरे होने पर दोबारा इलेक्शन कौन कराएगा?
243 के से कौन लड़ेगा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। एकदम सिंपल। अब इस पंचायत की कहानी को इसके अपवादों और अंत की तरफ ले चलते हैं। 243 एल से लागू होना, यानी ये सिस्टम केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू है। लेकिन 243 एम से मना, एक लाल रंग का स्टॉप साइन, ये बताता है कि कुछ आदिवासी इलाकों की पारंपरिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वहां इसे मना किया गया है। 243 एन से निरंतर, मतलब पुराने कानून 1 साल तक निरंतर चलते रहेंगे। और आखिर में 243 ओ से आउट, एक जज के हथौड़े को सोचिए जो चुनाव के दौरान अदालतों को पूरी तरह से आउट रखता है, ताकि चुनाव बिना रुके चलते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, नगर पालिकाएं P से ZG तक। और यहां हम देखेंगे बेतुकेपन की असली ताकत। गांव तो हमने बसा लिया, अब शहर की बारी है, और यहीं से हमारा साइकोलॉजिकल खेल और भी मजेदार हो जाता है। शहर बनाने के इस ढांचे में सबसे पहले आता है 243 पी से परिभाषा, जिसके लिए बस एक डिक्शनरी याद रखिए। 243 क्यू से क्विक गठन। अब गठन जैसे भारी शब्द के साथ क्विक जोड़ना है ना मजेदार। एक स्टॉपवॉच इमेजिन कीजिए। 243 आर से रचना, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स को जोड़ने जैसा। 243 एस से समिति, जो लोगों के समूह या वार्ड समितियों को दिखाता है। 243 टी से तय करना, एक ताला लगी कुर्सी सोचिए जो आरक्षण तय करती है। और 243 यू से उम्र, जो एक 5 साल के सैंड ग्लास की तरह इस सरकारी व्यवस्था को इंसानों जैसी एक उम्र देता है। और यहां आपके लिए एग्जाम का एक और सुपर इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है, नंबर 18, अनुच्छेद 243 W, जहां W का मतलब है वर्क। एक क्लिपबोर्ड पर 18 टिक मार्क सोचिए। ये साफ करता है कि नगर पालिकाओं को ठीक 18 काम सौंपे गए हैं। ये उनकी ऑफिशियल टू डू लिस्ट है। अब यहां से हम जानबूझकर कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि दिमाग का पैटर्न टूटे। 243 वी से वॉइड, जो अयोग्यता को दिखाता है, एक लाल स्टैम्प के साथ। अचानक आया ये इंग्लिश वर्ड तुरंत याद रह जाता है। फिर 243 एक्स से टैक्स, जिसे सोने के सिक्कों से जोड़िए। 243 वाई से यील्ड, खजाने से उगता हुआ एक पौधा जो इनकम और वित्त आयोग को दर्शाता है। और अंत में 243 जी से जीरो एरर, जो बोरिंग ऑडिट को एक बहुत ही पॉजिटिव और फोकस वाले गोल में बदल देता है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे संविधान जैसे इतने सीरियस टॉपिक के लिए क्विक, उम्र या वॉइड जैसे अजीब और इनफॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? क्या इससे विषय की अहमियत कम नहीं होती? चलिए 1 सेकंड के लिए इस पर विचार करते हैं। और इसी का जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन में, याद रखने का विज्ञान, यानी ये बेतुकापन असल में इतना परफेक्टली काम क्यों करता है। तो दोस्तों, इसका पूरा साइंटिफिक बैकअप है वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट, जिसे आइसोलेशन इफेक्ट भी कहते हैं। ये कॉग्निटिव साइंस का एक उसूल है जो कहता है कि जब बहुत सारी नॉर्मल चीज़ों के बीच कोई एकदम अजीब या बेतुकी चीज़ रख दी जाए तो हमारा दिमाग उसे सबसे तेज़ी से पकड़ता है। इतने घने और बोरिंग डेटा को एक गेम में बदल देने से दिमाग में एक ऐसा हुक बन जाता है जो एग्जाम हॉल के भारी स्ट्रेस में भी आपको धोखा नहीं देता। और इस वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट का सबसे शानदार मास्टरपीस है ये जेड सीरीज। देखिए 243 ZA से जबरदस्त एक्शन। अब चुनाव करवाने के लिए इससे बेहतरीन शब्द क्या होगा? ZB से जेड बॉर्डर और ZC से जेड कट, जो यूनियन टेरिटरीज और अपवादों को बताते हैं। ZD से जेड डिस्ट्रिक्ट और मेरा पर्सनल फेवरेट ZE से जेड एकदम बड़ी सिटी, यानी महानगर योजना। ये इतना बेतुका है कि आप चाहकर भी इस एग्जाम में भूल नहीं सकते। फिर ZF से जेड फॉरवर्ड, पुराने नियम आगे बढ़ेंगे। और फाइनली ZG से जेड गो अवे कोड, मतलब चुनाव में अदालतों की नो एंट्री। इस पूरे मेमोरी मैट्रिक्स को पैक करते हुए आपके लिए एक छोटी सी बोनस जानकारी भी है। ये हाथ मिलाने वाला सिंबल संविधान के भाग 9 ख को दिखाता है, जो 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है। इसे 2011 में 97वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। एक अच्छे फ्रेमवर्क की यही पहचान है कि वो आपको आसपास के सभी जरूरी फैक्ट से भी जोड़कर रखता है। तो आज हमने देखा कि कैसे क्विक गठन, एकदम बड़ी सिटी और गो अवे कोड जैसे अजीबोगरीब शब्दों ने मिलकर एक बेहद नीरस टॉपिक को एक कभी ना भूलने वाली कहानी में बदल दिया। हमारे इंसानी दिमाग की यही तो खूबी है, ये मुश्किल से मुश्किल चीज को भी एक खेल बना सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरा आपसे एक सवाल है,
इस तरह की भारी भरकम जानकारियों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करने के लिए आज आपका जबरदस्त एक्शन क्या होने वाला है, इस पर जरूर सोचिएगा। याद रखिए, ज्ञान को रटना नहीं है, उससे डिकोड करना है। अगले विश्लेषण में ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।